नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट रविंदर पंवर। आज हमारा आपके साथ लाइव आने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसा कि सोलन और हिमाचल प्रदेश के लोग जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही की कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 2 शहरों को नगर निगम बनाने का फैसला लिया है, जिसमें एक तो प्रदेश का सबसे तीव्र विकसित शहर सोलन और दूसरा छोटी काशी जिसे कहा जाता है मंडी शामिल है। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सोलन में नगर निगम बनाने को लेकर पेच पड़ा हुआ है। सरकार और स्थानीय ग्रामीण जो कि नगर निगम में शामिल किए जाने प्रस्तावित है, वो इस नगर निगम का विरोध कर रहे हैं। और आज लाइव टाइम्स टीवी पर हम अपने दर्शकों को बिल्कुल लाइव डिबेट दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ एक तरफ है सोलन नगर निगम अभियान समिति के प्रमुख पवन गुप्ता जी नगर परिषद में पार्षद भी हैं, साथ ही बघाट बैंक के अध्यक्ष भी हैं। और ग्रामीण संघर्ष समिति की तरफ से हमारे साथ हैं एडवोकेट मनोज वर्मा, जो कि ग्रामीण संघर्ष समिति के सचिव है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि वैसे तो सोलन शहर की जनसंख्या अपने आप में ही पर्याप्त है और सरकार चाहे तो केवल और केवल सोलन नगर परिषद के क्षेत्रों को मिलाकर ही नगर निगम का गठन कर सकती है। लेकिन चूंकि नगर निगम बनाने के लिए, इसे बड़ा शहर बनाने के लिए और बड़ा बजट लाने के लिए और ज्यादा जनसंख्या, आबादी और क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। इसीलिए सरकार का प्रयास है कि जो सोलन शहर के साथ लगते निकटवर्ती गांव हैं, जो जिनका कि अब आधा अधूरा शहरीकरण हो चुका है, उन्हें भी शहर में नगर निगम में मिला दिया जाए। लेकिन चूंकि सोलन शहर के आसपास जितने भी ग्रामीण हैं, जितने भी गांव बसे हैं, उन सभी का यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि और सब्जी उत्पादन है। और यही कृषि और सब्जी उत्पादन सोलन के ग्रामीण क्षेत्रों की संपन्नता का संबल है, उनकी आर्थिकी का प्रमुख जरिया है। यही कारण है कि गांव के लोग नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि नगर निगम में शामिल होने से उनकी कृषक और ग्रामीण सुविधाएं छिन जाएगी। जबकि सरकार का यह कहना है कि नगर निगम बनाने से शहरी विकास के लिए अत्यधिक बजट आएगा, करोड़ों का पैसा आएगा, सड़कें, गलियां, ट्यूबलाइट, पेयजल, निकासी, सीवरेज जैसी बहुत सी योजनाएं सुचारू रूप से शुरू की जा सकती है। लेकिन शहरीकरण और ग्रामीण परिवेश के बीच में यहीं पर टकराव है। और आज हम इसी मुद्दे को लेकर बिल्कुल अपने दर्शकों के सामने लाइव आए हैं। कितनी आसान सोलन को नगर निगम की पहचान, चुनौती नगर निगम की। और मेरे साथ नगर निगम के पक्ष में पवन गुप्ता जी हैं और नगर निगम के विरोध में ग्रामीण संघर्ष समिति की तरफ से मनोज वर्मा जी हैं। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को, हम इन्हीं के माध्यम से हम अब बहस शुरू करें, इससे पहले हम ये प्रयास करेंगे कि जो नगर निगम के समर्थन में है और इस शहर को नगर निगम बनाना चाहते हैं, नगर निगम समिति के अध्यक्ष पवन गुप्ता जी 2-3 मिनट में अपना पक्ष रखें कि क्यों जरूरी है सोलन को नगर निगम बनाना। नमस्कार दर्शकों, मैं पहले धन्यवाद करना चाहूँगा लाइव टाइम टीवी का कि उन्होंने हमें आज यहाँ पर बुलाकर और इस तरीके की डिबेट का अवसर प्रदान किया है। जो मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ उसमें ये मान के चलता हूँ कि ये हो सकता है कि मेरा निजी पक्ष हो, और हो सकता है मुझे जो हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं नगर निगम समिति की तरफ से कि इसको नगर निगम बनाया जाए, उसका ये पक्ष होगा। मेरा जन्म 1956 में सोलन में ही हुआ है और सोलन शहर में ही मैं 1956 से लगातार यहाँ पर मेरा जो शिक्षा दीक्षा हुई है, उसके बाद मेरा व्यापार और मेरा सब कुछ यहीं पे हुआ है। और आज तक मैंने सोलन को अपने नज़रों के सामने बढ़ते हुए देखा है। जब इसके 5 वार्ड थे तब भी मैंने सोलन की नगर पालिका को देखा है, जब इसके 9 वार्ड हुए तब भी देखा है, और 1995 में पहली बार जब मुझे भी इस नगर परिषद के चुनाव में वोट डालने का मौका मिला तो इसके 13 वार्ड तब बन चुके थे। और 1995 से पहले इसमें कुछ एरिया मर्ज किया गया था, जिसमें दियोंघाट का एरिया
और सलोगड़ा का एरिया, और उसके बाद सोलन गांव और ये अपना टैंक रोड के आसपास का एरिया जो है इसमें शामिल किया गया था। और उसको लेकर एक नगर परिषद का, इसको नगर पालिका से नगर परिषद का दर्जा दिया गया था। नगर परिषद का दर्जा देने के बाद इसमें विभिन्न चुनाव जब भी हुए 1995, 2000, 2005, 2010, तो 2010 के बाद एक बार ऐसा मौका आया था कि हम इसको नगर निगम बनाने का प्रयास शुरू किया गया था, पर उस टाइम की जो आबादी का था वो कम ही निकला, आंकड़ा कम निकला। और सरकार की जो आंकड़ा था वो ये था कि अगर 50,000 से कम आबादी है तो इसको नगर निगम नहीं बनाया। प्रयास चलते रहे और मुझे याद है कि 2012 में जब धनीराम शांडिल जी यहाँ के विधायक बने थे और मंत्री बने थे, और यहाँ पर कुल राकेश पंत जी 2010 में ही इसके नगर परिषद के अध्यक्ष बने थे, तो एक हमें भी एक आशा जगी थी कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और नगर परिषद में चेयरमैन एक ही पार्टी के होने के नाते इस प्रयास को तेज किया जाएगा। परंतु ये 2010 से लेकर और 2015 तक का प्रयास जो है वो नहीं हुआ और इच्छा शक्ति नहीं जगी कि सोलन को नगर निगम बनाया जाए। यहाँ पे मां शूलिनी के मेले पर मुख्यमंत्री माननीय वीरभद्र सिंह जी भी आए थे। उन्होंने भी कहा कि जल्दी ही सोलन को नगर निगम बनाया जाएगा, पर सब कुछ नहीं हुआ। और ये जो लड़ाई थी ये कुल राकेश पंत जी द्वारा सोलन नगर निगम संघर्ष समिति में बदल गई और वो संघर्ष करते रहे अपनी सरकार के खिलाफ। मेरा मानना है कि अगर इच्छा शक्ति होती तो उनके रहते रहते भी ये बन सकती थी, या धनीराम शांडिल जी के उसमें भी बन सकती थी, पर कुछ नहीं हुआ और सोलन को निराशा हाथ लगी। 2015 के जब चुनाव होने लगे तो एक लॉलीपॉप थमा दिया गया कि सोलन के अंदर वार्ड 13 से 15 कर दिए गए। वो ये शांति मिल गई कि अब 15 वार्ड हो गए तो शायद नगर परिषद नगर निगम में कन्वर्ट हो जाएगी, पर नहीं हुई। और 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए और माननीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने तो ये प्रयास संघर्ष में ही रहा, पर हमारी तरफ से इसमें जब भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब भी मौका आएगा हम इसको नगर निगम जरूर बनाएंगे। अभी संघर्ष इनका चल ही रहा था कि इसके बीच में एक हमारे 8 लोगों का एक प्रतिनिधि जो है वो गए, हम माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले और हमने एक ज्ञापन उनको सौंपा कि अगर इसके अंदर 8 पंचायतें शामिल करने की जगह अगर 15 वार्डों में ही हमारी आबादी जो है वो 60,000 के आसपास पहुंच गई है, क्योंकि 11 के सेंसस के बाद जो सेंसस इस साल होने थे 2020 में, 21 में उसका आंकड़ा आना था, वो नहीं हुए। तो इसलिए हमने कहा कि अभी भी अगर सर्वे करा लिया जाए तो 60,000 के आसपास की आबादी है। और हमारा ये मानना है कि अगर हम इसको लेकर अगर आपका आशीर्वाद सोलन के ऊपर रहेगा तो ये नगर निगम बनने में कोई कमी नहीं होगी। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया और कहा कि आपका जो ज्ञापन है इसके ऊपर मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा और इसके बाद जो भी कार्रवाई हो सकती है उसको करूंगा। हमने सोलन में पहुंचकर फिर अगले दिन हमने एक प्रेस वार्ता की थी यहाँ पर, जिसमें हमने कहा था कि हमें ऐसा ऐसा ज्ञापन सौंपा और हमें बहुत जल्द उम्मीद है कि सोलन को नगर निगम का दर्जा दे दिया जाएगा। और उसके बाद कार्रवाइयां शुरू होगी और नोटिफिकेशन 42 दिन की आ चुकी है, जिसमें आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। और उसके बाद एक जो रोस्टर यहाँ पर किया गया था उसको भी अभी रोक दिया गया है कि रोस्टर अभी सोलन का नहीं हो सकता, वार्डों का परिसीमन जो और जो उसके अंदर रिजर्वेशन होनी थी उसको भी रोक दिया गया। तो मेरा मानना है कि अगर 15 वार्डों में ही जनसंख्या पूरी हो रही है और उसके बाद एक नोटिफिकेशन और आया है कि आबादी 40,000 पे भी नगर निगम बन सकता है, तो मुझे लगता है कि हमारे ऊपर मां शूलिनी का, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे शहरी विकास मंत्री और सोलन की जनता का एक जो पुरानी मांग है वो पूरी होगी और बहुत जल्द ये नगर निगम बनेगी। एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि मैंने सोलन को बहुत अच्छी तरीके से जब हम छोटे थे तो देखा था कि यहाँ पर बहुत पहले, जैसे हमारे पूर्वज जी बताते हैं कि यहाँ पर 6 महीने दुकानें बंद रहती थी, 6 महीने दुकानें खुलती थी। और समय बदला, समय के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड होती गई। और मेरा मानना है कि शहर और गांव का एक जो नाता है वो अपने आप में बहुत बड़ा नाता है। ना शहर का गांव के बगैर और ना गांव का शहर के बगैर
कोई गुजारा हो सकता है। और शहर और गांव वाले आपस में मिलकर अगर चाहेंगे तो ये नगर निगम बनने से अब कोई इसको रोक नहीं सकता। सिर्फ इच्छा शक्ति जो है वो होनी चाहिए कि हमें आपस में एक दूसरे का सहयोग करके इसको नगर निगम बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन गुप्ता जी ने बिल्कुल क्लियर हार्टेड ये सारी चीजें बताई कि नगर निगम बनना क्यों जरूरी है, कैसे कैसे सोलन का स्वरूप बना और कब से लेके वो नगर निगम को देखते आए हैं और अब सरकार का क्या पक्ष है ये भी इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि 40,000 की आबादी में भी नगर निगम बन सकता है और 15 वार्डों से भी नगर निगम खड़ा किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने सरकार को सुझाव दिया है। हमारे साथ एडवोकेट मनोज वर्मा जी है ग्रामीण संघर्ष समिति से, जो ग्रामीण क्षेत्र को नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। मैं मनोज वर्मा जी से जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के साथ साझा करें क्या विरोध है और क्यों विरोध है ग्रामीणों का। धन्यवाद रविंदर जी, आज यहाँ आमंत्रित करने के लिए और ये मौका देने के लिए कि हम अपनी बात को आपके माध्यम से भी जनता और सरकार के बीच में पहुंचा पाएं। सबसे पहले तो मैं एक बात को बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि हमारा कोई विरोध नहीं है नगर निगम बनाने के लिए। हम तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि जो विलय आप 8 पंचायतों की जो अभी नोटिफिकेशन सरकार ने की है, जो 84 गांव खत्म करने की बात की जा रही है, उनको इसमें शामिल ना करें। आप अपना आलीशान बंगला कोठी यहां बनाएं नगर निगम के रूप में, लेकिन उसके लिए हमारे झोंपड़ों को कृपया करके तबाह ना करें। और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसकी पृष्ठभूमि ग्रामीण है, लेकिन मेरा शहर में आना जाना रोज का है। और मैं आज से शहर नहीं आ रहा हूं, मैं बचपन से शहर आ रहा हूं और मैं शहर के हालात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं। जिस बात की डेवलपमेंट की बात करते हैं या जिस कारण से गांव को कहते हैं कि शहर में हमने सम्मिलित करना है, नगर निगम बनाएंगे, वो सारी सुविधाएं शहर से बेहतर मैं समझता हूं हमारे गांव में पहले से मौजूद है। आप अगर सैनिटेशन की बात करेंगे, हमारे पास ऐसी कोई रॉ सीवेज नहीं है जिसको हम वेस्ट बाहर कहीं खुले में फेंक रहे हों। जितने हमारे नदी नाले हैं सब साफ स्वच्छ हैं। और उल्टा मैं ये कहूंगा, जो पीने का पानी है, पाइप्ड वाटर हमारे को, ट्रीटेड वाटर हमारे को मिलता है, वो सारा उन्हीं नदी नालों से उठाकर हमारी स्कीम्स चल रही हैं, उसका पानी हमारे को मिल रहा है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है इन सारे 84 के 84 गांव में और इसके अलावा अन्य गांवों में भी। और अगर हम कम्युनिटी की बात करेंगे तो एक कम्युनिटी के रूप में, एक समुदाय के रूप में हम आपस में एक हैं। और हर गांव में अगर हम जाएंगे, सुविधा के नाम पे बोलेंगे, हमारे रास्ते पक्के हैं, हमारे पास जैसा मैंने पहले बताया कि साफ सफाई, पेयजल, बिजली, इसके अलावा बैठने के लिए कम्युनिटी हॉल्स के रूप में जंजघर हैं, बच्चों के लिए न्यूट्रिशन के लिए आंगनवाड़ी हैं। तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे कि हम वंचित हैं। इवन मैं यहां तक कहूंगा कि इस पूरे इलाके में टाउन एंड कंट्री का डिपार्टमेंट का, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसका डेवलपमेंट प्लान लागू है। और पिछले कई वर्षों से जो भी यहां डेवलपमेंट हो रही है वो पूरी व्यवस्थित रूप से सरकार के जो नियम हैं उसकी पालना के अनुरूप हो रही है। तो ऐसा कहीं भी आप हमारे इलाके में जाके देखेंगे, आपको कहीं भी बदहाली नजर नहीं आएगी। जबकि हम अगर शहर की बात करेंगे तो अगर आप माल रोड ओल्ड बस स्टैंड पे भी खड़े होंगे, जहां पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं, वहां पर लोगों को आज बरसात के इस मौसम में छत मुहैया नहीं है। राजगढ़ रोड पर अगर आप जाएंगे, जहां पर बस स्टॉप बनाया गया है जिसमें पूरे राजगढ़ सिरमौर जिले के लोग और हमारे इलाके के लोग चलते हैं, वहां पर कोई रेन शेल्टर नहीं है। इस तरह की सुविधाएं शहर में नहीं है। उल्टा हमारे यहां ये सब कुछ पहले से मौजूद है। नालियों की बात करेंगे तो अभी शहर की नालियां भी खुली पड़ी हैं। आप चलना शुरू कीजिए, अगर ओल्ड बस स्टैंड से और बाईपास तक जाएंगे तो सिर्फ केवल अभी हाल में आपकी कुछ एरिया जो है वो कवर हुआ है नाली का, बाकी नाली खुली पड़ी है जिसमें से बदबू आती है और लोगों का चलना मुहाल है। ट्रैफिक होने के कारण ना फुटपाथ चलने की जगह है और सड़क पे लोगों को चलना पड़ता है और हादसे के शिकार होते हैं। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मैं और उदाहरण आपको दूंगा कि जो चीजें बनी हुई थी कमेटी में वो भी तोड़ दी गई, उनको दोबारा नहीं बनाया गया। तो
डेवलपमेंट किस रूप से हमारे को नजरिए से ये कहा जा रहा है कि आप शहर में सम्मिलित होइए, नगर निगम में आने से आपकी डेवलपमेंट होगी, जबकि दूर दराज के क्षेत्र जराश गांव है, एंडा एंडी है, हरट है, बडखोर है, चिलड़ी चिल्ला है, या जराश अपना पडगल मौरी है, नगाली है, ये इतने दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पर अभी पंचायत के माध्यम से विकास हो रहा है, पैसा पहुंच रहा है, जो सुविधाएं थी वहां तक पहुंचा दी हैं। हमारे गांव में जब लाइट कभी अगर गलती से चली जाती है, ग्रिड फेल होने से या किसी कारण से कट लगता है, तो दूर से हमें सारे गांव चमचमाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सोलर लाइट्स हमें जो 15,000 की चीज है वो 3500 रुपए में मिली है। तो इस तरह की कोई सुविधा की कमी मैं नहीं समझता कि हमारे गांव में है। दूसरी बात, जैसा गुप्ता जी ने कहा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि 2011 का हम जो आंकड़ा ले रहे हैं उसमें जितनी आबादी शहर की दर्शाई गई है 39,256, उसके अलावा 35,000 फ्लोटिंग पॉपुलेशन शहर के अंदर है। तो ऐसा कोई ये जिसको कहते हैं शहर को नगर निगम में तब्दील करने की बात नहीं है। अब तो 40,000 की बात तो गुप्ता जी ने अभी बताया है कि आबादी को 50,000 से घटाकर भी 40,000 कर दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नगर परिषद हाल में है, जो 6 किलोमीटर 6 पॉइंट कुछ स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है, वो जो भी फंड्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसको पहले वहां लागू करें, अपनी दुरुस्ती करें। जब इनका घर ऑर्डर में हो जाएगा तो हो सकता है कि हमारे जैसे लोग जो अभी ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं शहर को चमचमाता हुआ देखेंगे। तो हर आदमी चाहता है, मेरे गांव का आदमी भी चाहता है कि उसके जीवन का स्तर अच्छा हो, उसको बेहतर सुविधाएं मिले। वो सुविधाएं अगर हमें शहर में दिखाई देगी तो आज जो हम विरोध कर रहे हैं, कल हम खुद इस तरह के डेपुटेशन लेके आएंगे कि आप हमें भी शामिल कीजिए। जो अभी बात ये सारी इस सिलसिले में हम कर रहे हैं, पूर्व की भी हमने बात की है, पहले भी हम लोगों ने जाकर, ये जब मुहिम पहले नगर निगम बनाने की बात हुई थी और कुछ गांवों को इसमें सम्मिलित करने की बात हुई थी, तो डेपुटेशन ग्रामीणों का गया था और विधानसभा में जाके तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी से मिले थे और उन्होंने लोगों की जब जन भावना को देखा और समझा तो ये कहा था कि गांव गांव ही रहेगा। और उस वादे के साथ हम खुशी खुशी घर आए और आज ये 10 साल बाद दोबारा से वो जिन बोतल से बाहर निकला है। अभी गांव में फिर से ये भावना है कि हमें चलना है। अभी मॉनसून सेशन दोबारा विधानसभा में हो रहा है और हम चलकर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से अपनी बात कहेंगे। और वो क्योंकि ग्रामीण परिवेश से हैं, सारी बातों को अच्छी तरह समझते हैं कि इसमें हम लोगों का फायदा कम नुकसान ज्यादा है, तो वो जरूर हमारी इस जनभावना को समझेंगे और इस फैसले पर जो भी फैसला लेंगे वो उचित फैसला लेंगे। लेकिन क्योंकि ये कोविड का समय है, आपको मालूम है, और हम अभी लोगों से इस विषय में आग्रह कर रहे हैं कि आप कुछ भी इस तरह का मन मत बनाइए। सरकार को हम अन्य माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे और सरकार उचित फैसला जरूर लेगी, ऐसा मेरा मानना है। नगर निगम सरकार बनाए, अपने वार्ड्स के अंदर जो अभी इनके पास एरिया और जितनी भी आबादी है वो सक्षम है अपने आप में उसको पूरा करने के लिए, उसको बनाएं, बहुत अच्छी बात है। हम उसके लिए सहयोग करने के लिए भी जो नगर निगम की समिति है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। गुप्ता जी ने जैसा कहा कि एक भाईचारा हम सब का आपस में रहा है और कोई इस तरह की दीवार शहर या गांव की नहीं है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। आज अगर हमारी आर्थिकी, टमाटर आज हमारा अच्छे रेट पे बिक रहा है तो उसकी बदौलत शहर में आपको दिखाई दे रहा है कि रश है, क्योंकि जब किसान की जेब में पैसा आया है, मजदूर की जेब में पैसा आया है, तो वो पैसा खर्चने के लिए शहर में दुकानों में आया है। तो हम तो एक दूसरे के बिना हमारा किसी का कोई गुजारा नहीं है, लेकिन हमारी पहचान अलग अलग है, हमारा परिवेश अलग अलग है, हमारी जरूरतें अलग अलग है। तो जो हमारी जरूरतें हैं वो हमारे को पंचायती राज से या हमारी पंचायतों से पूर्ण रूप से पूरी की जा रही हैं। हमें किसी की कोई शिकायत, किसी पंचायत ने कभी कोई प्रस्ताव नहीं दिया कि नगर निगम में शामिल किया जाए। नगर निगम जो बन रहा है, जो शहर है, उनकी अपनी जरूरतें हैं, उनकी अपनी स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स की जरूरतें हैं, वो अपनी जरूरत के हिसाब से नगर निगम या शहरी विकास से लें। हम ग्रामीण विकास से जो सुविधाएं हमें मिल रही हैं हम उसमें खुश हैं और हम चाहते हैं कि वही कंटिन्यू हमें रहे, ताकि आने वाले समय में हमारे लोगों की और तरक्की हो, उनका जीवन का स्तर और बेहतर हो। बस यही मेरा अभी कहना। बहुत ही क्लियर किया है मनोज वर्मा जी ने। इन्होंने साफ कहा है कि ग्रामीण नगर निगम के विरोध में नहीं है, लेकिन उनकी आपत्ति सिर्फ यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम में ना मिलाया जाए।
मैं सवाल लेना चाहूंगा पवन गुप्ता जी से। पवन गुप्ता जी, चूंकि आप स्वयं कह रहे हैं कि अब सरकार ने 40,000 की आबादी पर भी नगर निगम बना देने का निर्णय ले लिया है और आपके 15 वार्ड में भी इतनी आबादी है कि आसानी से नगर निगम बनाया जा सके, फिर क्यों सरकार 8 पंचायतों को नगर निगम में शामिल करने की अधिसूचना जारी करते ग्रामीणों का विरोध क्यों मोल लेना चाहती है? हाँ, रविंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा विरोध करके नगर निगम बनाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है जी। और मेरा भी मानना है कि अगर इस बारे में जो शंकाएं हैं उनको बैठ के अगर ठीक आपस में बातचीत का माहौल किया जाएगा तो ये मामला अपने आप में सुलझ जाएगा, क्योंकि ऐसी मंशा सरकार की नहीं है कि 8 पंचायतें मिला ली जाएंगी। मुझे याद है कि धर्मशाला में ये काम हुआ था। धर्मशाला में जो नगर निगम नहीं बनना चाहिए था उसको नगर निगम बनाया गया। हमारा विरोध नहीं है कि धर्मशाला को नगर निगम क्यों बनाया गया, पर हमारा विरोध है कि सोलन जो सबसे बड़ा विकसित होता शहर है उसको पहले नगर निगम बनाया जाना चाहिए था। उसके बाद आप धर्मशाला बनाओ, आप मंडी बनाओ, आप पालमपुर बनाओ, आप हिमाचल में जितनी भी नगर परिषदें हैं अगर उनकी आबादी पूरी उतरती है तो उसको बनाने में कोई, अगर नगर निगम बनाने के लिए आपने पंचायत प्रधानों से एनओसी लेने के लिए उनके घर पे जाके साइन करा के उसको नगर निगम घोषित करवा दिया, उसका कोई लाभ नहीं हुआ। आपको खुद विरोध सहना पड़ा और 2017 का चुनाव आपको खुद देखना पड़ा क्या आपका आशय। आपको 19 में दोबारा से टिकट नहीं दिया गया, उसका भी विरोध झेलना पड़ा आपको। अब मेरा मानना है कि जबरदस्ती किसी भी चीज की जो ठीक नहीं होती है। अगर हम अपने छोटे छोटे कामों में भी देखें तो जबरदस्ती से किया हुआ काम बिगड़ जाता है। तो मेरा मानना है कि सरकार भी ऐसा कोई मंशा नहीं रखती है कि जबरदस्ती जो है वो 8 पंचायतों को शामिल किया जाएगा। सहमति अगर बनेगी और सेमी अर्बन एरिया जो पंचायतों का बन चुका है अगर वो उसको नगर निगम में शामिल करना चाहें तो हम टेबल पे बैठ के जो बातचीत का हमारे मुख्यमंत्री मंत्री हैं, हमारे और प्रशासनिक अधिकारी हैं और एमएलएज हैं, वो आपस में बैठ के बातचीत करेंगे और साथ में प्रधानों को और जो इनके प्रतिनिधि हैं उनको बैठा के बातचीत करेंगे तो मुझे लगता है कि ये मामला इतना उलझा हुआ नहीं है। और जो इनकी शंकाएं हैं कि हमारी पास सब सुविधाएं हैं, बिल्कुल मेरा मानना है कि हमारा हिमाचल का जो पंचायतें हैं वो पूरी तरह विकसित हो चुकी है और उसमें हर सुविधा प्रदान की जा रही है ग्रामीणों को भी और वहां के निवासियों को भी। पर अगर सेमी अर्बन एरिया बन चुका है और सेमी अर्बन एरिया के अंदर कोई ऐसी ये आ गई है कि वहां पे कुछ सुविधाएं और दी जानी चाहिए थी, तो हमारा मानना है कि उनको सेमी अर्बन एरिया को नगर निगम में शामिल करने के बाद उसके अंदर जो डेवलपमेंट का जो बजट आएगा वो होगा। पर ऐसा नहीं है कि उसमें जो कृषि योग्य भूमि है उसके ऊपर कोई ऐसा वो टैक्स लगा दिया। उस जो टैक्स बढ़ने हैं या कुछ भी चीजें लगनी हैं उसको बैठ के एक बार अच्छी तरीके से समझाया जाना चाहिए कि ये चीजें यहाँ पे लगेंगी या ये जो भूमि है आपकी इसका कुछ नहीं होगा। मुझे याद है कि सोलन में जो नगर परिषद में जो एरिया मर्ज किया गया था वहां पे जो भूमि कृषि योग्य भूमि है उसको आज भी छेड़ा नहीं गया, वो एज इट इज है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा। आज भी वो अपनी भूमि पे पटाड़ गांव है, मेरे सामने का गांव है, बसाल में भी है एक जो मर्ज किया गया था, वहां पे भी खेती हो रही है। पड़क के साथ लगता एरिया है उसमें भी खेती हो रही है। तो ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसमें खेती के लिए किसी पशु के लिए कोई टैक्स लगा दिया जाएगा, ऐसी भी आशंकाएं नहीं है। कोई ऐसा वो नहीं करता। हाँ ठीक है कि उनके एक जो अधिकार है उनको किसी भी तरीके से खत्म ना किया जाए। जैसे सोलन गांव के अंदर 10 साल के लिए या 15 साल के लिए टैक्स की छूट है। 1995 में सोलन गांव शामिल हुआ था 8 नंबर वार्ड के अंदर, और आज तक वहां के जो पुराने मकान है या जो उनकी अपनी निजी भूमि है पुरानी खरीदी नहीं हुई भूमि है उसके ऊपर आज भी कोई नक्शा पास कराने की या टैक्स नहीं दिया जाता, ये मेरा मानना है। तो मेरा मानना है कि अगर
सब चीजों को बैठ के सॉल्व किया जाएगा तो ये सारी आशंकाएं खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। अब गुप्ता जी ने अपना पक्ष सही तरीके से रखा। अब गुप्ता जी, मनोज वर्मा जी, अब मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूंगा, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि ग्रामीण लोग अपनी जरूरतों के लिए शहर में आते हैं, तो क्या कारण है कि जब गांव और शहर सोलन में जैसा कि देखा जाता है, चाहे आप शामती की तरफ चले जाइए, आप द्यूं घाट की तरफ जाइए, आप बसाल की तरफ जाएं, सलोगड़ा की तरफ जाएं, या आप जौनाजी रोड की तरफ जाएं, अधिकतर कुछ 15 से 20 और 25% जो ग्रामीण क्षेत्र है वो पूरा शहरीकरण हो गया है। बाहर के लोग वहां पर बस गए हैं और सारे हर तरह की मतलब डेवलपमेंट, और वो लोग सीधे हर तरह की शॉपिंग के लिए शहर में आते हैं। तो क्या दिक्कत, क्या समस्या है यदि वो शहर ही बन जाए, उसमें नगर निगम में वो साथ लगते एरिया शामिल हो जाए? देखिए रविंद्र जी, हम बात कर रहे हैं 2011 की। आंकड़ा 2011 का जब हम नगर निगम बनाने के लिए ले रहे हैं, तो हम जो ग्रामीण इलाके, आप जिन भी इलाकों की आप बात कर रहे हैं, उनको आज की नजर से नहीं देखेंगे। और जो आप ये कह रहे हैं कि 80% वहां की भूमि जो है वो तब्दील हो चुकी है, ये आंकड़ा भी गलत है। और उसको मैं आपको साबित कर सकता हूं सेंसस हैंडबुक जो सोलन डिस्ट्रिक्ट की है उसके माध्यम से। वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास है और मैं आपको ये एश्योर 15 से 20% कहा मैंने। 15 से 20% भी अगर आप कह रहे हैं तो भी मैं आपको बताऊं कि ये जितना भी इलाका है, ये मान रहे हैं आप कि 80% जो वहां उस इलाके में जमीनें हैं उसका आज भी लैंड यूज एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोलन जिले की जो सेंसस की 2011 की हैंडबुक है वो कह रही है। जहां तक सुविधाओं की बात कर रहे हैं, मैं आपको बात बताऊं 2011 में 19% सीवरेज के जो कनेक्शंस हैं मात्र वो शहर में हैं। और यही सब सुविधाएं हम केवल जो है मार्केट के लिए आते हैं। और ये सोलन एक ऐसी मार्केट है जिसके लिए हम ही नहीं आते, इसके लिए तो आधे से ज्यादा सिरमौर जो है वो शॉपिंग करने यहाँ आता है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा आधे से ज्यादा शिमला जिला जो है वो यहाँ पर शॉपिंग के लिए आता है। तो वो मार्केट की है, जाने के लिए तो हम लोग कुनिहार भी जाते हैं, कालका भी जाते हैं। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से जो चीज उसको जहां जहां जैसी लगती है उसके लिए वो अपनी सुविधा के अनुसार वहां जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये हो गया कि हम अपना स्टेटस बदलना चाहते हैं। अब गुप्ता जी ने कहा कि कुछ गांव जो सम्मिलित किए गए, मैं रविंद्र जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आज इस चर्चा के बाद आपको जब कभी समय लगे जी, तो आप जाइए फील्ड में, और ये जो गांव है, पटराड़ है, कोटला है, पाजो है, सोलन गांव है, वहां के जो बाशिंदे हैं जिनको सम्मिलित किया गया था, आप जाके उनकी राय जरा लीजिए कि वो क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में या म्युनिसिपल कमेटी में खुश हैं, या अगर उनको मौका दिया जाए डी नोटिफाई करने का, वो वापस अपनी पंचायत में जाना पसंद करेंगे या नहीं। तो आपको पिक्चर क्लियर होगी। वादे तो बहुत होते हैं। अभी धर्मशाला की बात की गुप्ता जी ने, मैं आपको बात बताऊं कि वहां पर जो टैक्स हॉलिडे की बात की गई है वो 2017 में नोटिफिकेशन हुआ है, 2 साल के लिए माफ था, जो 2019 में पूरा हो चुका है। और 2020 में गृह करके रूल्स बनकर तैयार हो चुके हैं, लागू हो गए हैं। अभी मैं बात इस म्युनिसिपल कमेटी की हालिया की करता हूं। अगर आप इनका आकेंक्षण देखेंगे, जो ऑडिट हुआ है उसमें गृह कर जो हाउस टैक्स अभी कमेटी ने नहीं लगाया है, उसको अधिरोपित ना करने के कारण जो लॉस दिखाया गया है वो करीब 13 करोड़ रुपया है। तो अभी 6 किलोमीटर के अंदर 13 करोड़ रुपए का लॉस, हानि, वित्तीय हानि बताई जा रही है, जिसमें गुप्ता जी जब अध्यक्ष रहे वो समय भी इंक्लूडेड है, और जब पंत साहब थे तब का भी है, और हालिया भी है जब से देवेंद्र ठाकुर जी। तो उस ऑडिट रिपोर्ट में ही 13 करोड़ 21 लाख के आसपास ये लॉस बता रहे हैं। हाउस कर जो हाउस टैक्स अभी नहीं लगा है, अभी तो सिर्फ सैनिटेशन का टैक्स ले रहे हैं। सैनिटेशन के कितने सीवरेज सिस्टम है मैंने आपको बताया, अभी उसका नाम बदल करके कंजर्वेंसी टैक्स रख दिया गया है। चलिए, टैक्स से एक अलग पहलू है, वो एक अलग चीज है। बात है जरूरत की जी, कि हमारी जरूरत नहीं है जिस चीज की, जो स्कीमें अभी गुप्ता जी बता रहे हैं कि बहुत सारी स्कीमें शहरी विकास में आती हैं, वो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि हमारी जो केंद्र में सरकार बैठी है उसको जो चलाते हैं, या हमारे मुखिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और जो जितने भी वहां पर आईएएस अफसर बैठे हैं, वो हमारे देश का टॉप ऑफ द ब्रेन है।
तो क्यों उन्होंने जो स्वच्छता अभियान लागू हुआ उसके दो हिस्से किए, एक स्वच्छता अभियान ग्रामीण और एक स्वच्छता अभियान शहरी। उसका कारण यह है क्योंकि जरूरतें अलग अलग हैं। अदरवाइज तो सरकार चाहती, एक स्कीम बनाई थी, एक स्कीम लागू करती, तो वो शहर को भी लागू करती, गांव को भी लागू करती। जरूरतें अलग अलग हैं रविंदर जी, इसलिए उसको अलग अलग किया गया। और हम इसी कारण से ये कह रहे हैं कि नगर निगम में हमें शामिल होने से नुकसान है, फायदा कम। अब मनोज जी, यहीं पर एक सवाल आपसे मैं और करूंगा, और इससे पहले कि हम आगे सवालों को बढ़ाएं, हमारे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी बीच में एक मनोज कुमार शर्मा जी, वो ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि गांवों की जो बढ़ती आबादी है, जिस तरह से उनकी जरूरतें हो गई है, और इसमें मैं एक सवाल अपना भी ऐड करूंगा मनोज जी के साथ ही। मनोज जी ये कह रहे हैं कि गांव वालों की बढ़ती आबादी और जरूरतों के हिसाब से जो और सुविधाएं हैं, और खासकर सीवरेज समस्या है, उसको आप पंचायत स्तर पर कैसे दूर करेंगे? देखिए रविंदर जी, ये एक ऐसी चीज है कि हम लोग अपनी बात को कभी भी सरकार के प्रशासन के पास लेके तो जाते हैं, लेकिन उसको ढोल नगारे के साथ लेके नहीं जाते, जिससे लोगों को पता नहीं चलता कि असली हालात क्या है। मैं आपके माध्यम से ये सारे लोगों को बताना चाहूंगा कि हम जितनी भी पंचायतें शहर की चारों तरफ से हैं, उनका 15-15 लाख रुपया पिछले 3 साल से प्रशासन के पास सैनिटेशन का जमा करवा रहे हैं। सही कह रहे हैं। और उसके लिए प्रशासन ने जो प्रयास करने थे, जो सुविधाएं मुहैया करानी थी, वो प्रशासन नाकाम रहा इन 3 साल में करवाने के लिए, जिसके लिए बसाल पंचायत ने सेग्रीगेशन और उसका निष्पादन करने के लिए जमीन भी दे रखी है जी। लेकिन प्रशासन उसको नहीं कर पा रहा। उसके लिए ग्राम पंचायत को दोषी मानना या ये कहना कि क्योंकि ये सारा सिस्टम वहां नहीं हो रहा है इसलिए इसको नगर निगम में शामिल कर दिया जाए, ये गलत है। अगर ऐसी बात प्रशासन भी या सरकार भी कर रही है तो मैं मानूंगा कि वो ये बात को मान रहे हैं कि हमारा ग्रामीण विकास का जो मॉडल है वो फेल हो रहा है। अब मनोज जी, एक सवाल आपसे ही और लूंगा, उसके बाद मैं गुप्ता जी से सवाल करूंगा। एक सवाल मनोज जी ये है कि जिस तरह से दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ रही है, गांव में भी हर व्यक्ति के पास पर्याप्त भूमि नहीं है कि वो अपनी खेती बाड़ी करके, जैसे कि सोलन वैसे तो कैश क्रॉप के लिए बहुत फेमस है, लेकिन हर व्यक्ति गांव में 5, 7, 10, 15% ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास 1-1, 2-2 खेती है और वो पर्याप्त कृषि से अपना गुजारा नहीं कर रहे और उन्हें नौकरी या कहीं दिहाड़ी लगानी ही पड़ती है और उन्हें गांवों की वो विकास और वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है और वो शहरों में शामिल होना चाहता है। तो क्या आपत्ति है कि कुछ एरिया को शहर नगर निगम में शामिल करवाने के लिए आप लोग हामी क्यों नहीं भर पा रहे हैं? देखिए रविंद्र जी, मैं यहां बैठा हूं अपनी इच्छा से नहीं बैठा हूं जी। मैं आज ये जो संघर्ष समिति बनी है ये मेरी या एक आदमी की या 4 आदमी की या 8 आदमी की इच्छा नहीं है। ये हर उस आदमी की गांव में है जो हमारे बुजुर्ग लोग, बुद्धिजीवी लोग गांव में आज कोरोना काल में बैठे हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो अभी लोग उठकर बाहर आएंगे जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, आप देखिएगा। उन लोगों का आशीर्वाद हमारे सिर पर है और जो हमारे साथी हैं, हमारे हम उम्र हैं, उनकी तरफ से हमारी पीठ पे जो थपथपाहट है वही ये हौसला देती है जिसने हमें इस संघर्ष के लिए आगे आने का मौका दिया है। और जो कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, जिस दिन जहां जरूरत हमारी खड़े होने की होगी हम आकर खड़े होंगे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पर्याप्त आय नहीं है, तो मैं बताऊंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी बहुत सारे लोग हमारे चिट्ठियां भी लिख रहे हैं पीएमओ ऑफिस को कि एक तरफ आप बात कर रहे हैं किसान को अपने पैरों पर खड़ा होने की, एक तरफ आप बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनने की, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कृषि वालों की, किसानों की आय दुगनी करने की, दूसरी तरफ आप शहरीकरण की तरफ हमें धकेलना चाह रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात क्यों है? मैं इस विषय में एक बात और जोड़ना चाहूंगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम सेमी अर्बन एरिया लेना चाह रहे हैं, हम सेमी अर्बन लेना चाह रहे हैं। ये सरकार बोल रही है या सरकार के जो पार्टी के लोग हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है वो मैं आपको इस बात से क्लियर करता हूं कि एक तरफ वो बोल रहे हैं 1 भी इंच कृषि भूमि नहीं लेंगे, दूसरी तरफ उन्होंने 84 गांव की नोटिफिकेशन कर दी है जिसमें पूरे गांव हैं, उसमें कोई भी इस तरह की बाइफर्केशन जिस तरह की आप कह रहे हैं नहीं है।
बिल्कुल, ये मैं भी अपने दर्शकों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो इसी महीने लगभग 2 सप्ताह पूर्व शहरी एवं नगर निकाय विभाग से अधिसूचना जारी हुई है, उसमें साफ साफ ये कहा गया है, सोलन के जिला प्रशासन को और सोलन के लोगों के प्रति वो नोटिफिकेशन जारी की गई है कि सरकार सोलन नगर परिषद को नगर निगम बनाने जा रही है और इसमें आसपास की 8 पंचायतें शामिल की जाएगी। जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कौन कौन सी पंचायतें हैं। एक अपने चंबा घाट की तरफ हमारी बसाल पंचायत है, शिमला हाईवे की तरफ हमारे पड़ग और स्लोगड़ा 2 पंचायतें हैं। इसी तरह टैंक रोड की तरफ और जौड़ाजी रोड की तरफ जो लगता हुआ एरिया है वहां की सेरी पंचायत है। आप शामती की तरफ राजगढ़ रोड की तरफ चलेंगे तो वहां कोठो और शामती 2 पंचायतें आती है, उन्हें भी नगर निगम में शामिल किया जा रहा है। बड़ोग बाईपास जो नई 4 लेन बन रहा है उस तरफ जाएंगे तो वहां की एक आंजी पंचायत है और जो पुराना नेशनल हाईवे था बड़ोग की तरफ का जो एरिया है वहां की सप्रून पंचायत है। सरकार ने इन 8 पंचायतों को नगर निगम में शामिल किए जाने की नोटिफिकेशन जारी की है और कहा है कि 6 सप्ताह के अंदर जिस भी किसी व्यक्ति को इस निर्देशों में, इस अधिसूचना में आपत्ति हो या कोई सुझाव हो तो वो 6 सप्ताह के अंदर अपनी आपत्ति या सुझाव नगर उपायुक्त के माध्यम से नगर निकाय विभाग को भेज सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को यह भी बता देना चाहता हूं कि इन 8 पंचायतों में जैसा कि मनोज वर्मा जी ने बताया कि 18 गांव आते हैं और वो 84 गांव आते हैं और लगभग 17 से 18,000 इन गांव की कुल आबादी है। जो सब के सब गांव बहुत कम 5 या 7-10% होंगे जो नौकरी पेशा लोग हैं, लेकिन सोलन के आसपास के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है और यहां पर जो नकदी सब्जी है वो सोलन नकदी सब्जियों का गढ़ है और यही कारण है कि ये लोग उन खेतों को छोड़कर, उन चीजों को छोड़कर शहरों में शामिल नहीं होना चाहते हैं। दूसरी तरफ मैं नगर परिषद की बात बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि हमारा जो सोलन नगर परिषद एरिया है वो 6.5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में सोलन नगर बना हुआ है और वहां पर इस समय 15 वार्ड है और यदि बात की जाए 2011 के जनगणना की तो उस समय लगभग 39,000 आबादी सोलन शहर की बताई गई थी। लेकिन चूंकि उस समय उस बात को 10 साल होने लगे हैं, दशक पूरा हो रहा है और उसके बाद जनगणना है जो अगले साल के लिए निर्धारित है, लेकिन उस बीच में सोलन का स्वरूप इतना बढ़ गया है कि यदि एक फौरी आंकड़ा भी लगाया जाए तो 50-60 हजार की आबादी सोलन नगर परिषद के अपने ही क्षेत्र की हो गई है। यह सवाल हमने गुप्ता जी से भी किया था कि बावजूद इसके भी क्यों सरकार इन 8 पंचायतों का विरोध लेना चाहती है, तो उस पे इनका जवाब था कि अब सरकार 40,000 की आबादी पर भी नगर निगम बनाने की बात कर रही है। गुप्ता जी, इसी में मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। बहुत से लोग कमेंट भी यही कर रहे हैं कि गांव अपने आप में परिपूर्ण है और उन्हें शहरों में शामिल होने की जरूरत नहीं, और हमारे पास मैक्सिमम कमेंट है वो शहर के लोगों के भी है, लेकिन उसमें फेवर गांव की ही की जा रही है कि गांव का जो माहौल है उसे खराब ना किया जाए। जो बात मनोज वर्मा जी भी अभी उठा रहे थे उसी से जुड़ता हुआ मैं एक सवाल जो कि लोग बार बार हमें बता रहे हैं कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि नगर निगम बनाने को लेकर सरकार विकास के लिए अधिक बजट आने की बात कर रही है, लेकिन किस बजट और किस विकास की बात की जा रही है? जिस शहर में पानी की कमी, जिस शहर में स्वच्छता का बुरा हाल और जिस शहर में सीवरेज का अभी तक प्रॉपर इंतजाम नहीं हो पाया, ऐसे शहर को नगर निगम बनाकर और बोझ क्यों डाला जा रहा है? जी धन्यवाद रविंदर जी। अभी मुझसे पहले मनोज जी ने कुछ चीज़ें बोली हैं और उसमें एक चीज़ ये भी बोली है कि 13 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स जो लगना चाहिए था वो ना लगने की वजह से घाटा हुआ है। तो मनोज जी वैसे तो पेशे में एडवोकेट है और इनको पता भी है कि किसी भी जगह पे 2 टैक्स साथ साथ नहीं लगाए जा सकते। कंजर्वेसी टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स अगर लगा देंगे तो 2 टैक्स जो है कभी भी नहीं लगाए जा सकते, और ये एक नोटिफिकेशन है कि एक ही टैक्स एक टाइम में लगता है, तो इसलिए उस टैक्स को नहीं लगाया जा सका और अतिरिक्त बोझ जो है वो हम सोलन की जनता पर नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उस टैक्स को नहीं लगाया गया। और जो सवाल आपने किया है उस सवाल का तो मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं कि हमने कब कहा कि गांव जो नहीं चाहिए उनको शामिल कर लिया जाए। हमारा कहना है कि हम यहां से एक आपको मैं
और चीज बता रहा हूं, सोलन शहर के अंदर जब जमीन की कमी होती जाएगी, मकान बनाने के लिए, मुझे आज मैं शहर में आऊं, मुझे मकान बनाने के लिए जमीन चाहिए, तो मुझे जमीन नहीं मिल रही, मुझे फ्लैट मिलेगा, मेरी इच्छा है कि मैं जमीन लेना चाहूँ, तो मैं सोलन से बाहर ही निकलूंगा, जहाँ जाऊंगा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, जहां से मेरी गाड़ी मेरे घर तक पहुंच जाए, तो मैं चाहूंगा कि मैं वहां जाके अपनी मकान को बनाऊं। वो ये नहीं है कि उसकी इच्छा है कि मेरे को वहां को सेमी अर्बन बनाना है कल को, उसकी इच्छा है कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां साफ सुथरी हवा मिल सके, मेरे को कुछ जो गाड़ी है मेरी वो घर पे पार्क हो। अगर आज मैं बाजार में अपने मकान के अंदर गाड़ी ले जाना चाहूं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए काफी लोग जो है बाहर निकल चुके हैं, चाहे वो अब बसाल एरिया ले लो, चाहे सलोगड़ा ले लो, चाहे श्यामती एरिया लो, आप किसी भी एरिया में जाओ, वहां पे आपको यही लगेगा कि बस जो लोग यहाँ पे मकान अपना नहीं बना पाए वो बाहर निकल रहे हैं, या लोगों ने खुद अपनी जमीन में विकास किया है, और ये विकास जो है ये मतलब समय की पुकार है कि विकास होना ही है, चाहे वो गांव हो शहर हो, सब जगह विकास होगा। अगर विकास हो रहा है और सेमी अर्बन एरिया बनता जा रहा है, तो आज नहीं शामिल होगा तो आज के बाद वो आने वाले 5 साल के बाद शामिल होगा, 10 साल के बाद शामिल होगा। क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि सोलन गांव या पटराड़ा गांव या पाजो गांव या अन्य गांव जो शामिल हुए हैं वो पहले भी तो गांव ही थे, उनको क्यों सारी जगह पहले शामिल किए गए। वो सोलन भी एक छोटा सा गांव 5-6 हजार की आबादी वाला शहर था, आस्ते आस्ते वो बढ़ता गया। मैंने पहले ही बोला कि पहले 5 वार्ड होते थे, 9 हुए, 13 हुए, अब 15 हो गए, 15 से बढ़ के अब और बढ़ेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें किसी भी का विरोध ले करके शहर और गांव के बीच में जो नाता है उसको बरकरार रखना है, और ऐसा कोई भी विरोध करके हमने किसी को भी शामिल करने की कोई इच्छा नहीं है। जहां तक आपने कहा कि नोटिफिकेशन हुई है, नोटिफिकेशन हुई है, पर उसमें अगर कोई बीच का रास्ता निकल सकता होगा तो मेरा अनुरोध है, आग्रह है अपने स्थानीय मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल से और मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी से, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी से, कि वो लोग भी, वो मंत्री, हमारे माननीय मंत्री लोग बैठ के और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर इस मसले का हल जरूर निकलेगा। मेरा ये मानना है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है, और ना हम ऐसी जबरदस्ती करते हैं। गुप्ता जी, इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहता हूं कि जब आप स्वयं मान रहे हैं, और यही बात हमारे ग्रामीण संघर्ष समिति के लोग भी कह रहे हैं कि जब शहर अपने आप में सक्षम है कि उसे नगर निगम बनाया जाए, तो क्यों सरकार जो है इस तरह की अधिसूचना जारी कर रही है। और उसी में ही जैसे कि पिछले दिनों हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है जिला से डॉक्टर राजीव सैजल जी, उनकी भी इन ग्रामीणों के साथ बैठक हुई थी। तो जो बात आप कर रहे हैं, जो स्टैंड आप लेने की बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जाना चाहिए, वो जो सीधे सीधे सरकार के नुमाइंदे हैं और सोलन जिला के लोगों के प्रतिनिधि है, वो ये बात ग्रामीण लोगों की सरकार तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं, और सरकार से ऐसे दिशा निर्देश या ऐसी बात जिला प्रशासन के माध्यम से गांव वालों तक क्यों नहीं आ रही है। क्यों बीच में ये बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है कि गांव वाले विरोध करें, वो किसी आंदोलन की रूपरेखा बनाए, या वो 2000, 4000 या 5-7 हजार लोग एकत्र होकर किसी तरह का धरना प्रदर्शन या आंदोलन करें। ऐसी बीच में ये जो झोल है वो क्यों पड़ रहा है? रविंद्र जी, जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई है 42 दिन की, वो एक अपने आप में एक नोटिफिकेशन है कि 42 दिन तक गवर्नमेंट बीच में नोटिफिकेशन को वापस नहीं ले सकती। जी, उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन की है, आपत्तियां और सुझाव उस पर मांगे हैं। जब आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं तो मुझे लगता नहीं कि सरकार की ऐसी कोई मंशा है कि वो जबरदस्ती ही लेना चाहती है। गुप्ता जी, मैं रोकना चाहूंगा बीच में, क्योंकि इस तरह की बातें उठी है। ग्रामीण संघर्ष समिति का ये भी कहना है कि जो यहाँ पर जिलाधीश बैठे हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, वो ग्रामीणों की और पंचायत प्रतिनिधियों की बात उस शिद्दत से और उस सिंसियरिटी से नहीं सुन रहे हैं जिस सिंसियरिटी से उन्हें जनता की सेवा के लिए यहाँ बिठाया गया है। उपायुक्त महोदय इस बात के लिए खुद जवाबदेह हैं। मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपनी ओर से, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं 10 साल से नगर परिषद में एक नुमाइंदे के तौर पे काम कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि हमारी सीमाएं हैं कुछ, जिस सीमा पे रहकर हम बातचीत कर सकते हैं। जी, हमारा किसी भी तरीके का
कोई भी विरोध, मैंने पहले ही कहा कि कोई भी विरोध, और हमारा जो आपसी संबंध है गांव और शहर का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बगैर हम नगर निगम अगर बन भी जाएगी और एक दूसरे के विरोध में ही बनेगी तो उसका मेरे को लगता नहीं कि कोई लाभ होगा। मुझे लगता है कि अगर नगर परिषद में संख्या पूरी होती है, पर मुझे एक बात अवश्य कहनी है कि अगर हम जब 11 नंबर वार्ड को खत्म करते हैं और शांति शुरू होता है और कोठो पंचायत आ जाती है, तो हमें यह नहीं पता लगता कि 11 नंबर वार्ड खत्म हो गया है या अभी चल ही रहा है। या अगर हम 4 नंबर वार्ड की बात करें कि बसाल को जाएंगे, तो वहां भी हमें लगता है कि हम बसाल नहीं, हम 4 नंबर वार्ड में चल रहे हैं या बसाल गांव पहुंच गए, या सलोगड़ा में और पड़ग में भी यही स्थिति है। ऊपर पंचायत है, नीचे गांव है, वार्ड चल रहा है, तो हमें ये नहीं पता लगता कहाँ वार्ड खत्म हुआ, कहाँ पंचायत शुरू होगी। या अगर हम बरजोल जाएं, जो शहरी पंचायत का हिस्सा है, उसमें भी यही हालत है कि 8 नंबर वार्ड खत्म होता है, साथ ही बरजोल शुरू हो जाता है। तो हमें तो ये अंदाजा नहीं होता कि हम शहर के अंदर हैं कि किसी पंचायत के अंदर है। ठीक है, पंचायत अपने आप में सक्षम है हर चीज सुविधा को लेने के लिए, और उन्होंने सुविधाएं दी भी है, और उसमें सरकार का भी बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है कि सरकार जो 14th कमीशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पैसा दिया गया है वो पंचायतों को मिला है, और पंचायतें उसी के तौर पे विकास कर पाई हैं। विकास करने के लिए अगर मनोज जी कह रहे हैं, तो मैं भी एक बात जोड़ना चाहता हूं कि पंचायत के पास कोई आय का स्रोत नहीं है। पंचायत को हमेशा ही सरकार के जो सरकार की विकास निधि है उसी से पंचायत का काम होता है। उसमें जनप्रतिनिधि, चाहे वो एमएलए है, एमपी है, जब वो आते हैं तो वो अपना धन भी देते हैं। कुछ और सुविधाएं हैं जो जिला परिषद की तरफ से दी जाती हैं, उसमें जिला परिषद भी अपना धन देता है। हमारा मानना है कि उनको ये लगता होगा कि कल को जब शहर बन जाएगा तो ये हमें पैसा जो है सुविधाएं आनी कम हो जाएंगी। इस वाले वार्ड, 2 वार्ड, 1 वार्ड, 2 वार्ड जो भी बनते हैं, मेरा एग्जैक्ट में नहीं कह सकता कि कितने वार्ड उसमें आएंगे, पर मेरा फिर भी मानना है कि अगर शहर और गांव के बीच में कोई आपसी बातचीत से कोई हल निकल सकता है तो उसको निकाला जाना चाहिए। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारे बहुत से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और बार बार अपने सवाल रख रहे हैं, लेकिन अधिकतर सवाल वो गांव, शहर और उससे जुड़े हुए हैं, जिनका मतलब हम जो चर्चा कर रहे हैं उससे जुड़े, इसलिए मैं बार बार नहीं, लेकिन एक बार मैं सभी लोगों का नाम जरूर पढ़ना चाहूंगा। हिमांशी ठाकुर जी है हमारे साथ, और ये भी गुप्ता जी से सवाल कर रहे हैं, वही शहर की सीवरेज और दूसरी व्यवस्था को लेकर। अब जब आप एक साथ ही सारे जवाब दे दीजिएगा, दोनों सुन लेके कौन क्या क्या कह रहा है। राकेश मेहता जी कह रहे हैं मनोज भाई आप आगे बढ़े। नरेंद्र मेहता जी भी कह रहे हैं, कुछ पंचायतों को लेकर ही कह रहे हैं। अभी शर्मा हैं, ये भी प्रमोट कर रहे हैं मनोज जी को। और गंधर्व राजेंद्र कुमार हैं हमारे साथ, मनजीत सिंह हैं, और 4 लोग, इनके साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हिमांशु ठाकुर हैं हमारे साथ, ये भी गुप्ता जी से सवाल कर रहे हैं, कोई हाउसिंग बोर्ड को लेकर ये बात कर रहे हैं। राजेश ठाकुर जी है, वाटर क्राइसिस की बात कर रहे हैं ये। अभिषेक कौशिक है, और ये पूछ रहे हैं जी सर, और जी हिमांशी ठाकुर फिर से आगे। एक सपना चौहान जी है, सपना चौहान जी एक ग्राम पंचायतों को लेकर ये पूछना चाह रही है कि गांव में अभी भी कास्टिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, जिस कास्ट का प्रधान या उप प्रधान बनता है वो अपने लोगों को प्रमोट करता है। मनोज जी इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे बाद में। हमारे साथ शितांशु मनी जी हैं, मनजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे साथ राजेश ठाकुर है, ज्योति प्रकाश है, मनप्रीत ठाकुर जी हैं, राजेंद्र वर्मा है, और बहुत से लोग भी। अब कमेंट्स थोड़े ऊपर चले गए, इसलिए मैं माफी चाहूंगा अपने सभी दर्शकों के कि सबके नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए अब हम आगे जो भी नाम आएंगे हम उनको जरूर लेंगे, और आपका सवाल भी अपने जो हमारे मेहमान हैं उनसे रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन चूंकि सबके सवाल एक जैसे हैं, इसलिए मैं केवल पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम ना लेकर उनके बिहाफ पे मैं स्वयं ही दोनों मेहमानों से सवाल करने जा रहा हूं। मनोज जी, मैं सवाल आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि जो एक कास्टिज्म की भी जो बीच में बात आई है या भेदभाव की भी जो बात आई, आप उस पर भी बोले। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जब गांव वाले अपनी जमीनें शहर वालों को बेच रहे हैं और वैसी ही सुविधाएं या उस तरह से वो अपने गांवों को
में लेकर आ रहे हैं शहर के लोगों को, तो वो शहर में शामिल हो जाएं या कुछ एरिया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इसका कोई स्पष्ट सा जवाब नहीं आ रहा है। रविंद्र जी, मैं इसका जवाब आपको देता हूं और बाकायदा आंकड़े से दूंगा जी। अभी हम बात कर रहे थे बजडोल की जी। नड़ो की जी। तो 2011 में टोटल पॉपुलेशन नड़ो की 357 है जी। बजडोल की 146 है। जी। तो अब वो कहां से अर्बन और सेमी अर्बन उसको आप संज्ञा दे रहे हैं? लेकिन वो तो 2011 में थी। हम आज 2011 की 10 सालों में बहुत फर्क पड़ गया। देखिए बात है, जब नगर निगम बनना है तो आंकड़ा 2011 का क्यों है? जब मेरी बात गांव की करनी है तो वो आज की बात क्यों करनी है? बात होगी जब होगी तो बराबर इक्वल होगी। 2011 शहर के लिए आंकड़ा है, 2011 मेरे गांव के लिए आंकड़ा है। ये आंकड़ा 2011 का है। 2011 हम लेवल प्लेइंग पे बात करेंगे, लेवल प्लेइंग पे ही चलेंगे। ठीक है आपकी। ठीक है ना। आप मुझे गांव बताइए, आप कौन सा बोलते हैं? शामती बोलते हैं, 616 लोग हैं। और इलाका अगर मैं आपको बताऊं तो ये 4,39,000 टोटल एरिया है स्क्वायर मीटर में। अब शहर की मैं डेंसिटी आपको अगर बताऊंगा और अपने गांव की बताऊंगा, गांव की भी मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया हूं क्योंकि 84 गांव का डाटा लेने में मुझे समय लग रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जिस तरह से आपको मैसेज आ रहे हैं, इस तरह से लोग हमें बार बार इसके लिए बोल रहे हैं, कुछ करो, ये करो, वो करो। तो ये सारी चीजों को थोड़ा समन्वय करने में समय लग रहा है। लेकिन 6 किलोमीटर, 6.8 किलोमीटर या 6.1 किलोमीटर के आसपास स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है नगर परिषद का हाल में, और 39,256 इसकी आबादी है। अगर आप उसका हिसाब निकालेंगे तो 6253 आदमी 1 स्क्वायर किलोमीटर में है। ये डेंसिटी है पॉपुलेशन की शहर में, घनत्व है। अब मैंने अभी आपको स्क्वायर मीटर अपना बताया, उसका स्क्वायर किलोमीटर आप निकालेंगे। मैं जब सारे गांव का आपके साथ जिस दिन बैठूंगा डाटा लेकर, मैं आपको बताऊंगा कि डेंसिटी हमारी क्या है। हमारी डेंसिटी तो कहीं 300 है, कहीं 200 है 1 स्क्वायर किलोमीटर पे। तो जब ये अर्बन एरिया किसको हम कहते हैं, उसको जब उसकी संज्ञा में हम जाएंगे, उसकी परिभाषा में हम जाएंगे, और क्योंकि कानून के दायरे में सब कुछ होगा, सरकार जो नोटिफिकेशन की है कानून के दायरे में की है, उसकी आपत्तियां मंगाई है कानून के दायरे में की है, और कल दिन को जो भी उस पे हमारी आपत्तियों पे फैसला होगा उसकी भी कानूनी हिसाब ही बनेगा, उस हिसाब से ही हम चलेंगे। और जुडिशियल रिव्यू में भी वो जा सकते हैं। तो उसके लिए जो भी बात होगी वो आंकड़े पे होगी, क्योंकि 2011 39,256 शहर की जनसंख्या। तो मेरी जब बात आएगी, मेरी भी बात तब वो 157, 146, 357 आंकड़े पे ही आएगी। मनोज जी, सपना चौहान एक गंभीर विषय उठा रही हैं और आरोप भी लगा रही है। ये कह रही हैं कि सर विलेज में कौन सी डेवलपमेंट है? मैं विलेज जुब्बड़ जो सोलन से 2 किलोमीटर भी नहीं है, वहां पर आज तक ना तो वहां कभी कोई स्कीम दी गई है और ना ही कोई रोड है। हम सब जॉब के लिए जाते हैं और रात को अकेले जंगल के रास्ते घर आते हैं। हमारा कई बार अपने प्रधान जी को कहा है कि हमें सुविधाएं दी जाए, पर आज दिन तक हमारे लिए सुविधाएं नहीं दी गई है। आप इसका क्या जवाब देंगे? मैं इसका जवाब सीधा सीधा दूंगा आपको। आप शहर में आते हैं जॉब, वो कहती हैं कि नगर निगम बनाए, वहां पे डेवलपमेंट। हाँ, उसी का मैं उत्तर दे रहा हूं। मेरा उत्तर जो है वो सवाल के रूप में भी आप इसको समझ सकते हैं कि शहर में ऐसे कितने इलाके हैं जहां पर सड़कें या रास्ते जितने भी जहां भी हैं, मैं समझता हूं गांव के रास्ते तो सब तकरीबन पक्के हैं, टाइलें लगी हैं या रोड़ी डली है। अगर सड़क की हम बात कर रहे हैं तो शहर के भी ऐसे बहुत सारे वार्ड्स हैं जहां पर सड़कों की सुविधा नहीं है। उसके लिए तो सड़क जो है, कारपोरेशन के पास कोई जमीन नहीं है, जमीन तो आपकी और मेरे पास है। जब हम वो मुहैया कराएंगे तो वो सड़क कारपोरेशन भी बना सकती है, पंचायत भी बना सकती है। आज आप देखिए झराज कितनी दूर का गांव है, वहां पर सड़क आपको लेके जाती है और संडे के दिन आप जाएं तो करोल घूमने वाले हजारों लोग उसका लाभ उठाते हैं। तो ये तो जन सहयोग से ही होता है, उसके लिए स्टेटस बदलने से कुछ नहीं होता। निगम में आने से सिर्फ हमारा स्टेटस ये बदलेगा कि हम रूरल से अर्बन में हो जाएंगे। हमारी जमीन जो एग्रीकल्चर लैंड कहलाती है अर्बन लैंड कहलाएगी। ना सिर्फ इसके लिए, ये जो सुविधाएं हैं कुछ इस प्रकार की भी हैं, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी है, नवोदय स्कूल है, वहां पर जो रूरल एरिया के रहने वाले बच्चे हैं उनको एडमिशन में प्रेफरेंस है।
इनकम टैक्स की बात करेंगे तो जो अर्बन लैंड शहर में है वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। उस कैपिटल एसेट का जो पढ़े लिखे लोग हैं समझ रहे होंगे, उस कैपिटल एसेट का असली मायने इनकम टैक्स पर्पस के लिए क्या होंगे, उस पर कितना टैक्स लगता है, ये सब जानते हैं। जहां तक बात कर रहे थे अभी टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन एक ऐसी चीज है, जैसा कहा कि गांव में आय का कोई स्रोत नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो पानी हमें आता है, हमें पानी रेगुलर पानी मिलता है और वो 20 रुपए में हमें मिलता है। वही पानी यहां पर शहर में 1500-2000 रुपए मंथली चार्जेस उसके बिल के आते हैं। सप्लाई आईपीएच कर रहा है, लेकिन कारपोरेशन या कमेटी उसके ऊपर अपने आय का साधन बनाकर, बिजली के ऊपर अपने आय का साधन बनाकर सेस लगाकर सप्लाई करती है। तो हमें आय के स्रोत की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सरकार पूर्ण रूप से ये सुविधाएं मुहैया करा रही है। और मैं समझता हूं कि वो सुविधाएं सरकार बंद करने नहीं जा रही हैं। जो भी पैसा, चाहे वो एमपी ग्रांट से आ रहा है, एमएलए से आ रहा है और जिला परिषद से, बीडीसी से, ये कई चैनल्स हैं जो हमें सप्लाई कर रहे हैं। 14 वित्तीय आयोग की बात हुई, खूब पैसा सरकार द्वारा हमें दिया जा रहा है और हम संतुष्ट हैं उस पैसे में। एक सवाल पीछे रविंदर जी रह गया है, जो सामाजिक पहलू के ऊपर है। मैं बताना चाहूंगा वो एक हिंदुस्तान की कुरीति है, जिसे आपको, मुझे, हम सबको मिलकर खत्म करना होगा। अगर हमने नव भारत का निर्माण करना है तो उसके लिए हमें स्टेटस बदल के नगर निगम या पंचायत से नगर निगम बन के नहीं होगा। उसके लिए हम सबको मन में हर इंसान को बराबर का दर्जा देकर, उसको इंसान को इंसान समझकर और उसके कर्मों के अनुसार उसकी ग्रेडेशन करनी होगी, ना कि उसकी कास्ट के बेसिस पे। कास्टिज्म खत्म करने का एक ही तरीका है, सरकार के पास कोई तरीका नहीं है, वो एक सामाजिक पहलू है। उसके लिए आपको और मेरे को और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों को आगे आना पड़ेगा। जी अब कुछ हमारे दर्शक नाराज भी हो रहे हैं कि हमारे सबके बाय नेम सबके सवाल नहीं आ रहे। हिमांशु ठाकुर जी तो साफ साफ कह रहे हैं कि आप हमारे सवाल का जवाब नहीं ले रहे। गुप्ता जी से पूछना चाहते हैं वो, उनका सवाल ये था कि सुविधाओं को लेकर ही वो बात कर रहे थे। मैं एक मिनट ढूंढ लेता हूं क्योंकि वो काफी ऊपर नीचे हो गए हैं। हाँ, हिमांशु ठाकुर गुप्ता जी से मेरा सवाल है, गांव में 3 मंजिल तक प्रधान भवन निर्माण के लिए अनुमति देता है, जबकि कमेटी में 2 ही मंजिल की मिलती है, तो कमेटी में क्यों जाए? ये मुझे लग रहा है कुछ सवाल इनका गलत है। गलत सवाल, गलत नहीं, गलत नहीं है वो। ये कुछ है टीसीपी में एक, गुप्ता जी भी, चलो सवाल आपका वैसे गुप्ता जी से था। ऐसा है, हिमांशु जी का सवाल जो है वो मुझे लगता है कि शायद टेक्निकली ये फिट नहीं है। हाँ, नहीं। कि सोलन नगर परिषद में जो अपनी नक्शा है उसको पास कराएगा तो वो भी टीसीपी के अंडर ही पास होता है, और वो 3.5 मंजिल पास होता है उसको, और 1 मंजिल उसको पार्किंग मिलती है। और जो गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें मुझे पता नहीं है कि 2 मंजिल मिलती है, 3 मंजिल 2.5 का है वहां। वो भी अगर जो नहीं, जो टीसीपी, अगर वो टीसीपी से पास कराएंगे तो वहां भी पैरामीटर जो है वो टीसीपी के लगेंगे, और उसमें अगर वो टीसीपी में नहीं आता है तो पंचायत प्रधान फिर उनको कितने की 3 मंजिल की है या 4 की है या 2 की है, मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं नहीं इस बात पे डिबेट नहीं कर सकता। पर मुझे पता है कि सोलन नगर परिषद के अंदर 3.5 मंजिल का प्रावधान है। जी चलिए, अब मैं अपने दोनों मेहमानों से यही कहूंगा, बारी बारी से। पहले गुप्ता जी आप ही बोल रहे हैं, तो ये तो चलो आज बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में ये चर्चा हुई है, और मैं चाहूंगा कि इस चर्चा से जो भी निचोड़ निकलता है, आपने ग्रामीण संघर्ष समिति नगर निगम बनाने के समर्थन में, उनका फीडबैक आप लेके गांव में जाइए, ग्रामीणों को समझाइए, और ग्रामीणों का जो शंकाएं हैं वो आप प्रशासन से और प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं, ताकि, क्योंकि शहरीकरण या विकास जो है वो परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, और वो प्रोसेस जो है, डेवलपमेंट एक स्लो प्रोसेस है, और आहिस्ता आहिस्ता और कहीं तेजी से वो विकास होएगा ही। और गांव शहर, शहर महाशहर, और महाशहर जिले और राज्य, इसी तरह से ये प्रारूप समाज का चलता रहता है, वो आगे बढ़ता है। लेकिन सबकी सहभागिता और सामंजस्य से ये सारी प्रक्रिया हो, यही प्रयास था हमारा आज का इस डिबेट का। और हम लाइव टाइम्स टीवी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि सोलन शहर में गांव और शहर का जो ये विवाद है, ये यदि हमारे माध्यम से सुलझे तो हमारा इस
कार्यक्रम का उद्देश्य है वो सार्थक होगा, हमारा ये प्रयास सार्थक होगा। तो गुप्ता जी, इस विषय को लेकर लमसम में, क्योंकि आप नगर के प्रति बहुत सारी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी किया था, आप उसका जवाब भी आपने पूर्ण रूप से नहीं दिया कि किस विकास की बात की जा रही है। जिस शहर में पहले ही पेयजल समस्या है, जिस शहर में पार्किंग का अभाव है, जिस शहर में साफ सफाई का बुरा हाल है, और सीवरेज जो पिछले लगभग 15 सालों से सीवरेज का काम यहां चल रहा है, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। इन सभी बातों को और ग्रामीणों की आपत्तियों को लपेटते हुए आप लमसम में अपनी पूरी बात रखें। उसके बाद आप दोनों से एक एक सवाल लूंगा मैं, अंतिम सवाल, फिर उसके बाद मनोज जी से हम इनका पक्ष जानेंगे। प्लीज आप बताएं पहले। रविंद्र जी, आपने जितने भी सवाल किए हैं उनका मैं छोटा सा जवाब ही किया है कि किसी भी सुविधा को एक आंकड़े के हिसाब से प्रावधान उसका किया जाता है जी। अगर आंकड़ा उसका अनगिनत हो जाएगा, कई गुना हो जाएगा, तो उस सुविधाओं को देने में कोई भी आदमी असमर्थ हो जाएगा। मेरा मानना है कि अगर पानी की बात करेंगे हम, तो हमें पानी जो आज से 10 साल पहले आता था उतना ही पानी आज भी आ रहा है। जो हमारे पास सफाई कर्मचारी थे वो रिटायर होते जा रहे हैं, और अब जो हम आउटसोर्स से जो सफाई कर्मचारी रखते हैं, वो उतनी संख्या हम जितनी बढ़ाते हैं उससे ज्यादा हमारी आबादी बढ़ती जाती है। जब आबादी बढ़ती है तो सुविधाएं भी हमें उस हिसाब से देनी पड़ती है। पार्किंग के लिए जो प्लेसेस हैं उतने ही प्लेसेस हम पार्किंग दे पाए, उससे ज्यादा की पार्किंग हम नहीं दे पाए। अगर पार्किंग देनी होगी तो नई पार्किंग और बनानी होगी, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं कि और पार्किंग बने। हमारा बस अड्डे पे जो सेना से जगह ली थी उस पर पार्किंग ही बनी है, और 2300 मीटर जो जगह है वो सरकार नगर परिषद को जो हैंड ओवर हो जाएगी तो उस पर पार्किंग बनेगी। रेलवे रोड पे पार्किंग बन रही है, जिसका एक पार्ट बन चुका, दूसरा पार्ट अब बनने वाला है। ऐसे ही कई जगह और हमने चिन्हित किया जहां पे पार्किंग बनेगी। पर उसके लिए वही फिर बात आती है कि आबादी की बात आती है जब, तो आबादी पे हम कुछ कंट्रोल जो है हमारा नहीं रह पाता और हम सुविधाएं नहीं पाते। जहां तक सीवरेज की बात है, सीवरेज में एक ही प्रॉब्लम है कि शहर की जो स्थिति है वो अलग सी है कि अगर हम एक ही तरफ, हमने एसटीपी जो बनाया था सरकार ने वो एक ही बना, जबकि 3 एसटीपी का प्रावधान था। एक चंबा घाट साइड में बनना चाहिए था और एक अलग अलग दिशाओं में बनने थे, क्योंकि शहर की जो टॉपिकल स्थिति है वो भी अलग सी है। तो इसलिए वो एसटीपी जब तक नहीं बन पाएंगे वहां पे सीवरेज लाइन बिछाकर उसको किसी नाले में नहीं डाला जा सकता। इसलिए एसटीपी का प्रावधान जल्दी हो जाएगा और वहां पे सीवरेज की जो समस्या है वो हल हो जाएगी। एक जो मनोज जी को मैं बताना चाह रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपने किया है आबादी का, उस पार्किंग का और या अन्य सुविधाओं का, उसमें एक ही बात जो समझ आती है कि अगर सेमी अर्बन एरिया हो जाएगा, उसमें लोग जो बस जाएंगे वो अगर शहर में आएंगे तो गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? शहर में खड़ी करनी पड़ेगी ना। मनोज भाई भी अपनी बता रहे हैं कि मुझे आता है तो मुझे भी यहीं खड़ी करनी पड़ेगी। तो अगर ये चीजें हैं, अगर हमारा हॉस्पिटल है तो सोलन के आबादी के हिसाब से बनाया था ना, उसमें जो सेमी अर्बन एरिया हो गया उसकी आबादी कहाँ जाएगी? वो भी तो सोलन में ही आएगी। अगर सरमौर का पेशेंट भी आ रहा है, शिमले के पेशेंट भी आ रहा है, तो यहाँ का पेशेंट भी तो यहीं आएगा, हॉस्पिटल में ही आएगा। तो क्या उनको हम सुविधा नहीं देंगे? या और चीजें जो हैं, पानी की बात करें, पानी का प्रावधान हमने शहर में ही नहीं किया। कितने जो कनेक्शन है वो सेमी अर्बन एरिया में गए हैं कि हमें यहाँ सुविधा देनी पड़ेगी आपको, हमने दी है, सुविधा दी है। अगर और चीजें भी अगर आप देखेंगे तो हम सुविधाएं हर किसी को देने के लिए तैयार हैं। अगर नगर परिषद में पंचायत का कूड़ा निष्पादन करने के लिए अगर वो हमसे बोलते हैं तो हम उनका कूड़ा जो है निष्पादन करवाते हैं। ये नहीं कि हम बोलेंगे कि नहीं भैया ये तुम्हारा पंचायत का कूड़ा, तुम अपनी पंचायत में इसका निष्पादन करो। हमने उनको सुविधा दी है। चार्जेस की बात है, जहां तक चार्जेस जो कम से कम जो सबसे ले रहे हैं वही चार्जेस पंचायत से लेते हैं, ताकि उसको उनको कोई वो ना। हमें पंचायत में कहीं कूड़ा निष्पादन के लिए अगर कोई, आपने जैसे शुरू में कहा था कि कथेड़ में जगह भी दी गई थी पर उसको नहीं बनाया, तो मेरे को लगता है कि अगर उसको जोरदार तरीके से उठाया होगा या उठाया जाएगा तो कोई वो ताकत नहीं है कि उसको निष्पादन से
वहाँ पे ना प्लांट लग सके या ना रुक सके। तो यही मेरा मानना है। और मेरा फिर एक बार आप सभी से, दर्शकों से और आप सबसे निवेदन है कि हम सोलन नगर निगम समिति की तरफ से जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आप सब लोग सहयोग करेंगे तो सोलन को नगर निगम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारे इच्छा शक्ति हमारी भी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी है, हमारे शहरी विकास मंत्री जी की भी है, हमारे स्थानीय मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी की भी है कि सोलन को नगर निगम बनाने के लिए सोलन के 15 वार्डों में से ही अगर बन सके तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर सेमी अर्बन एरिया के एक एक दो दो वार्ड भी अगर इसमें शामिल हो जाएंगे तो आने वाले समय के लिए ये सोलन अच्छी नगर निगम बन के अच्छा सेवा जो है लोगों की कर पाए। गुप्ता जी के अंतिम शब्दों से के साथ ही मैं आपसे आपका पक्ष जानना चाहूंगा मनोज वर्मा जी। मेरा तो इसमें जो भी कहना है वो मैं ये कहना चाहूंगा इस रूप से, जा दिखा दुनिया को मुझको क्या दिखाता है गरूर, तू समुद्र है तो है मगर मैं प्यासा नहीं। अब बात कर रहे हैं कि पार्किंग बनेगी, हम बाहर से आते हैं पार्किंग बनेगी, तो वो पार्किंग बनाने से किसने रोका? जिस बस स्टैंड पे आर्मी से बात करने की बात करते हैं वो 2007-8 की बात है, आज 2020 हो चुका। अगर आप सुविधाएं कुछ ऐसा होने वाला है कि इन पंचायतों को शामिल करने के बाद वो पार्किंग का निर्माण हो पाएगा, तो वो मैं समझ नहीं पा रहा कि वो किस रूप से हो पाएगा। शहर के अंदर जो सुविधाएं हैं, अभी एसटीपी की बात की गई कि एक प्लांट बना है, आपने जमीनें तो सारी जगह एक्वायर की हुई है, तो पिछले 15 साल से एसटीपी नहीं बना तो उसके लिए पंचायतों का सम्मिलित होने से क्या फर्क पड़ने वाला है? जो भी सुविधाएं का अभाव शहर में है, मैं उन चीजों में इस बात पे मैं ना किसी को कोई दोष देना चाहता हूं या कुछ कहना चाहता हूं, मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूं कि गुप्ता जी ने माना कि आबादी बढ़ रही है, जगह नहीं है, ये सारा कुछ दिक्कतें जो हो रही हैं ये शहर के अंदर इस कारण से हो रही है। उन्हीं दिक्कतों से तो हम बचना चाह रहे हैं, उन्हीं दिक्कतों से तो हम डर रहे हैं। वही भय है हमें कि जब हम इस कमेटी के प्रोविजन के अंदर आ जाएंगे, कारपोरेशन के अंदर आ जाएंगे, तो जो हमारे गरीब लोग हैं, किसान भाई हैं, मजदूर हैं, जो ना तो इतनी आवाज बुलंद रख सकते हैं कि वो जाकर मेयर के ऑफिस में जाकर दरवाजा खटखटाकर जोर से अपनी आवाज को पहुंचा पाए कि मुझे ये दिक्कत परेशानी आ रही है। तो ये चीजें हैं। अभी जैसे एक पीछे सवाल छूट गया था कोई टीसीपी में 3 मंजिल मकान बनाने का, तो मैं बताऊंगा आपको कि वो एक सेक्शन 30 टेक्निकल बात है, टीसीपी का जो एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 30 में एग्जम्पशन है गांव के लोगों को कि उनको नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जमीन में अपना मकान 3 मंजिल तक बना सकते हैं और उसके लिए उनको टीसीपी विभाग में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रधान के पास जाना है, दस्तावेज दिखाने और उन्होंने ही उसको अप्रूव करना है और उसकी एनओसी इत्यादि जारी करनी है। ये बेनिफिट्स हैं हमें, हमारे को देखते हुए, हमारी जरूरतों को देखते हुए जो सरकार ने टीसीपी एक्ट में या इस तरह की बहुत सारी स्कीमों में रखे हुए हैं प्रावधान, जिसका नगर निगम में आने के बाद हमें नुकसान होने वाला है। और उसी कारण से मैं ये कह रहा हूं कि हम नगर निगम बनाने के पक्ष में, विपक्ष में कभी भी नहीं है, हम उनके साथ हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपके अंदर जो कमियां हैं, आप वो जो भी पैसा 80 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ जो भी आएगा उसको लगाइए, अच्छा बनाइए। हमारा जो सहयोग है वो आपको हम करने जा रहे हैं, हम आपको हमेशा से करेंगे, लेकिन आप हमें इस मामले में बीच में अपने साथ मत घसीटिए। जो भी जरूरत होगी हम आपके सपोर्ट के लिए जहां भी कहेंगे, हमारी संघर्ष समिति भी आपके साथ खड़ी है। हम भी चाहते हैं कि हमारे जिले का ये मुख्यालय है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, इसको जो है अच्छा सुंदर बनाया जाए। दूसरी बात मैं करूंगा कि प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो मैं तो ये कहूंगा कि हमारी सिटी मशरूम सिटी के नाम से मशहूर थी, हमारे लोग यहाँ पर मशरूम का काम करते थे, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे, भविष्य में क्या होगा, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो चीजें यहां पर मौजूद थी, जैसे कंपोस्ट यूनिट था हमारा एनसीएमआर का चंबा हाट में जो मशरूम सेंटर है, वो यहां से शिफ्ट कर दिया गया। तो हमारे पास तो जो चीजें मौजूद हैं हम उसको नहीं रोक पा रहे, भविष्य में क्या नई स्कीमें लेकर आएंगे उसका तो मैं क्या कह सकता हूं कि वो उनका क्या हश्र होने वाला है या क्या उसकी स्थिति होगी। लेकिन हाल फिलहाल तो स्थिति ये है कि ना तो पंचायतों का अभी इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो चुका, इतनी ज्यादा घनत्व हो चुका, या हमारे वहां रहने वाले लोगों का व्यवसाय
ऐसा हो गया कि वो दुकानदार हो गए, नौकरी पेशा हो गए, कोई नाई बन गया, कोई मोची बन गया, कोई लाला बन गया। ये सारे हमारे 80% से ज्यादा लोग, 85% लोग जो हैं वो कृषि और कृषि पर आधारित जो भी व्यवसाय हैं उन पर आधारित हैं। भूमि भी उसी पे आधारित है, उसी काम में लाई जा रही है, चाहे वो श्यामलात भूमि हो, चाहे वो चरांद भूमि हो सकता है कि ये सारी कहानी, क्योंकि जैसा लग रहा है कि शहर के अंदर जगह की कमी है और जो हमारी चरांद जहां हम पशु चराते हैं और अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों के प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ सरकार ने मन बना रखा हो और उसी के लिए दायरा जाने की मंशा हो। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, जल्दबाजी क्या है, सरकार को जल्दी क्या है इतनी? एक साल अगर रुक भी जाएंगे, जहां अभी बात की कि हम ये 2010 में भी नोटिफिकेशन हुई थी, 10 साल फिर रुके, अगर एक साल और भी रुक जाएंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब आपके अंदर संपूर्ण सक्षमता आ जाएगी, हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप भी खुश, हम भी खुश, सबकी बल्ले बल्ले। ठीक है मनोज जी, नगर नियोजन की जहां पर बात चली थी वहां एक विरोधाभास है थोड़ा सा। आप ग्रामीण लोगों की जो जिनका मुख्य कार्य कृषि है और जो बिल्कुल कृषि से जुड़े हैं, उनकी बात तो आप, उनका पक्ष तो आप रख रहे हैं, बिल्कुल सही, अच्छी बात है। लेकिन जिन गांव वालों ने शहर के लोगों को जमीन बेचकर अपने गांव के साथ ही उनको बसा दिया है, उन चाहे वो 10% लोग हैं और 15% लोग हैं, उन लोगों की वो दिक्कत क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जहां पर सड़क नहीं, एक तरफ जो एरिया बिल्कुल, क्योंकि सोलन के आसपास का पूरा एरिया टीसीपी में नहीं है, बिल्कुल पंचायतों का थोड़ा थोड़ा एरिया टीसीपी में लिया गया है। अब जो पंचायत का जो एरिया टीसीपी में है और वहां पे खुली चौड़ी सड़क नहीं है, बिल्कुल वो अंदर गांव में है, वहां पर तो परमिशन मिलेगी सिर्फ 2.5 की, मतलब 2.5 मंजिल की परमिशन मिलेगी। और उसके साथ ही बगल में 2 फुट छोड़कर जो बिग टीसीपी में नहीं आ रहा है, वहां पर 3 या 4 मंजिल भी खड़ी हो रही हैं। उस व्यक्ति के पास जिसे जमीन बेची गई है, उसके घर तक आने के लिए बिल्कुल उबड़ खाबड़ रास्ता है। बीच में जिस व्यक्ति की जमीन लग रही है, वो अपनी जमीन रास्ता बनाने के लिए पंचायत को ही नहीं दे रहा है। उन लोगों की भी तो दिक्कत है। उन लोगों की दिक्कत गांव वाले क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जो अर्बन, सेमी अर्बन की बात की जा रही है, सेमी अर्बन यदि फुल अर्बन बनना चाह रहा है तो उन्हें क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जहां तक टीसीपी के प्लान की बात है, जो प्लान है वो आज जिस हालात में, अगर हम राजगढ़ रोड की बात करेंगे तो जहां तक अभी नगर निगम बनाने की योजना है जी, उससे करीब 1 किलोमीटर आगे तक टीसीपी का प्लान है। जटोली के मंदिर वाला जो नाला है वहां तक है जी। और मैं ये भी समझ रहा हूं कि जब वहां तक आप नगर निगम बनाएंगे तो टाउन एंड कंट्री प्लान को आप आगे भी लेके जाएंगे, जबकि हम इस टीसीपी से ही इतने पहले दुखी हैं। लेकिन चलिए, क्योंकि ये एक बेनिफिशियल प्लान है जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट करने में मदद मिलती है, हमने उसको अपना लिया है, हम उसको मान रहे हैं। खनोग तक ये आपका टीसीपी है, नगाली, ये सारा, जहां मैं दूर से दूर दराज की बात कर रहा हूं, हरठ की सलोगड़ा पंचायत का जो आखिरी कोना अश्विनी खड्ड के साथ लगता है, वहां पर भी साड़ा है, साड़ा लगा है। तो ऐसा कोई इलाका नहीं है जिसकी प्लान्ड डेवलपमेंट सरकार द्वारा नहीं कराई जा रही या ग्रामीण लोगों ने उसकी अवहेलना की हो। ऐसा कोई भी केस आपकी नजर में नहीं आएगा। अगर एनक्रोचमेंटों की बात करेंगे तो यहां शहर में आपको एनक्रोचमेंटें सड़कों पे भी दिखाई देंगी, यहां पर जो खाली पड़ी जमीनें थी उनके ऊपर भी नजर आएगी। हमारे लोग अगर कहीं कोई काउ शेड बना भी लेते हैं, अगले दिन पटवारी प्रधान जो है उसकी रिपोर्ट करते हैं, दूसरे दिन वो तहसीलदार साहब की कचहरी में खड़ा नजर आता है। लेकिन यहां पर अभी गाड़ी एमसी की जाती है, जब तक गाड़ी चलती है तब तक वो रेडी फड़ी जो भी एनक्रोचमेंट है उनको उठा के उसमें डाला जाता है, गाड़ी आगे निकलती है, पीछे से फिर वही हाल होता है। ठीक है, तो ये फर्क है हमारा। अब मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा कि जिन लोगों ने, आपने कहा ना लोगों को वहां सुविधा चाहिए सेमी अर्बन, जिन लोगों ने जमीन ली उन लोगों को उस समय मालूम था ये पंचायत है, यहां पर ये सुविधाएं अवेलेबल हैं, ये सुविधा यहां मिलती है, तब जाकर उन्होंने वो जमीन वहां ली है और उन्होंने वहां रिहाइश का फैसला किया है। आज वो इस बात के लिए, ये वैसे तो कोई लोग कह नहीं रहे, मैं नहीं जानता आप लोगों को कौन ये बात कह रहे हैं, कौन वो लोग होंगे, लेकिन जहां तक हमारे पास लोग आ रहे हैं, उस वार्ड के लोग आ रहे हैं, वार्ड मेंबर की रिपोर्ट आ रही है, फोन लोग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मीटिंग कीजिए, हमने दस्तखत करने हैं, हमने अपनी असहमति जतानी है। तो ऐसे कोई लोग नहीं हैं, अगर होंगे तो इक्का दुक्का कोई लोग होंगे। यहां तक के गुप्ता जी जो पक्ष रख रहे हैं नगर निगम का, मैं बताना चाहूंगा कि वो खुद पंचायत में रहते हैं। तो इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा कि आबो हवा, वहां की
ये सब जो जितने भी लोग वहां पर आके बसे हैं वो सब इसीलिए आके बसे हैं कि वहां का माहौल अच्छा है, वहां पर ये सारी चीजें हैं। शहर के अंदर तो हालात लॉ एंड ऑर्डर के क्या हैं आपको भी मालूम है, हर कहीं छीना झपटी हो जाती है क्योंकि यहाँ घनत्व इतना ज्यादा हो चुका है, इसीलिए इसको शहर कहते हैं। हमारे गांव में कोई एंट्री अभी कोविड में था तो कोई भी आदमी ऐसा हमें नजर आता था तो उसको वहीं पर चेक किया जाता था, उसको पूछा जाता था, या रेडी फेड़ी वाला कोई अगर फेरी लगाने आता भी है तो उसको पहले पूछा जाता है आप अपना पहचान पत्र दिखाइए, आपके पास परमिशन है या नहीं है वो दिखाइए। तो कहने का मतलब जो हमारे समाज का जो सिस्टम है वो बहुत व्यवस्थित है, हर रूप से हम लोग उसमें सक्षम हैं। हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी की कोई बातचीत कोई बोलचाल सास बहू की हो भी जाती है तो उसको हम उसी लेवल पे वहीं पर ही निपटा देते हैं। ये सारा सिस्टम हमारे पास अपना हमारे पास जो है न्याय की प्रणाली है। उल्टा जो केस कई अगर पुलिस में भी चले जाते हैं तो वो भी न्याय के लिए हमारे पास वापस धर्मासन के पास आते हैं और उसका निष्पादन करते हैं और प्रेम भाव बना रहता है। तो हम चाहते हैं वो प्रेम भाव हमारा आपस में सबका बना रहे, एका बना रहे, इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं चाहते। मैं अब अंतिम सवाल आप दोनों से एक लूंगा और चाहूंगा कि उसका जवाब हाँ या ना में ही दिया जाए या बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया जाए, क्योंकि अब फिर हम बहुत लंबा प्रोग्राम खींच गए, हम इसको भी समापन करना चाहेंगे। तो गुप्ता जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि जैसा कि सरकार ने अधिसूचना कर दी है, इस अधिसूचना के मुताबिक यदि और अगर ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम में आ जाता है तो गांव वालों की खेती बाड़ी पर प्रभाव पड़ेगा, उनकी सब्सिडी, उनकी बहुत सारी योजनाएं छूट जाएगी, उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या आप ग्रामीणों को बर्बाद करने या उन्हें बैकफुट पर लाने की शर्त पर नगर निगम बनाना चाहते हैं? हाँ या ना में जवाब दें। नहीं, ऐसा मैंने पहले ही अपने में कहा था कि गांव और शहर का एक नाता है जो बरकरार रहेगा और किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि उनकी जमीनें बर्बाद हो जाएंगी या उनको बर्बाद कर देंगे। सुविधाएं नहीं छूटेंगी। अगर आज भी जो गांव अभी भी शामिल हैं उनमें भी जो खेती बाड़ी करता है उनके ऊपर कोई टैक्स या किसी भी तरीके का कोई और चीज नहीं लगी। मनोज जी, अब सवाल आपसे है, सोलन शहर के आसपास के इन 8 पंचायतों के जितने भी गांव हैं, कम से कम सड़क के साथ, वही जो मैं 10% 15% की बात कर रहा हूं, वहां तक शहर के लोग गांव में पंचायतों में बस गए हैं। सेमी अर्बन एरिया जो है वहां पे डेवलप हो चुका है, वो गैर कृषक है और उनके पास खेती बाड़ी भी नहीं है। तो आप क्यों नहीं चाहते हैं कि उन्हें नगरीय सुविधा मिले? क्या आप नहीं चाहते हैं कि उन्हें नगरीय सुविधा मिले? रविंद्र जी, मेरे चाहने का कुछ नहीं है। मेरे चाहने की अगर बात होती तो मैं कुछ और रूप से कहीं और बातें कर रहा होता। मैं तो यहाँ नुमाइंदगी कर रहा हूँ और मैं नुमाइंदगी जिन लोगों की कर रहा हूँ उनकी जो इच्छाएं हैं मैं उस पक्ष को यहाँ रख रहा हूँ। अगर मैं बात करूंगा नगर निगम की, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बड़े सिनेरियो में देखता हूं तो मैं तो कह रहा हूं कि मैं शहर में चाहता हूं कि मेरा शहर चमचम करे, तो मेरी बात नहीं है। लेकिन वहां पर जो भी लोग रह रहे हैं वहां पर अगर इक्का दुक्का लोग चाह रहे होंगे, क्या कारण उनके होंगे, हो सकता है बहुत सारे कारण, बहुत सारे हमारे बीच में। मैं ये भी कहना चाहूंगा कई किसान नेता हैं, आज किसानों के ऊपर कुठाराघात होने जा रहा है, वो भी घर पे बैठे हुए हैं। उनके क्या कारण है घर बैठने के, या जो ग्रामीण इकाई के पदाधिकारी हैं पार्टियों के, वो लोग भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ भी उनके मन की या कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, हम समझ सकते हैं, पार्टी सेटअप में भी दिक्कत परेशानी होगी, वो नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इनकार कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं। अगर हमारे यहाँ देखो, पंचायती राज में सबसे बड़ी चीज क्या है? ग्राम सभा है। ग्राम सभा कंडक्ट की जाएगी, वार्ड की ग्राम सभा कर सकते हैं हम। अगर आप अनुसार, वैसे मैं कहता हूं कि सेमी अर्बन कोई नहीं है, क्योंकि संज्ञा जिस प्रकार से सेमी अर्बन जिसको कहा जाता है, हम आम भाषा में जरूर कह रहे हैं इसको, तो वो हालात जो उसके लिए चाहिए वो अभी वहां पर नहीं है। लेकिन अगर फिर भी मान लें तो उस वार्ड की ग्राम सभा कंडक्ट की जा सकती है और जो फैसला वहां के लोग ग्राम सभा में, क्योंकि लोकतंत्र में जितने ज्यादा लोग जिस तरफ झुकाव रखेंगे उसकी बात मानी जाएगी। मुझे भी माननी है, गुप्ता जी मानेंगे, सरकार भी मानेगी, हर आदमी इस बात पे इसको मान के चलता है। तो अगर वहां के लोग अपनी वार्ड की ग्राम सभा आयोजित करें और अगर उसमें 51% लोग इस हक में होंगे कि हमने नगर निगम में शामिल होना है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, वहां पर उस फैसले को सर्वोपरि माना जाएगा।
और अभी तो जिस दिन की मीटिंग की अभी हम बात कर रहे थे, उस दिन कंडाहाट से एक डेपुटेशन आया था, वो कह रहे थे कि हम नगर निगम में शामिल होना चाहते हैं। तो हमने कहा कि ये शामिल होना चाहते हैं, आप इनको कीजिए, हम नहीं होना चाहते, आप हमें मत कीजिए। ये भी खुश, हम भी खुश, आप भी खुश, आपकी नगर निगम बन गई। ये नगर निगम में आना चाहते हैं, इनको भी ले लो, ये भी खुश। हम नहीं आना चाहते, हम पीछे छूट गए, हम भी खुश। इससे ज्यादा और क्या हो सकती है कि सभी लोग खुशी खुशी अपने घर जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे चर्चा की। मैं अपने दर्शकों से अब हम विदा लेना चाहेंगे और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा नगर परिषद के पार्षद और नगर निगम अभियान समिति के अध्यक्ष पवन गुप्ता जी का और ग्रामीण संघर्ष समिति के सचिव मनोज वर्मा जी का कि ये लोग हमारे साथ स्टूडियो में आए। लाइव टाइम्स टीवी के इस लाइव डिबेट में इन्होंने, मनोज वर्मा जी ने अपने ग्रामीणों की समस्या और ग्रामीणों की बात रखी कि ग्रामीण क्यों, क्या कारण है जो नगर निगम में नहीं मिलना चाहते हैं। पवन गुप्ता जी ने शहर की तरफ से बात रखी कि शहर के विकास में और आगे बढ़ने के लिए किस तरह से नगर निगम की आवश्यकता है, उन्होंने ये बात रखी। और बात रही जहां तक ग्रामीणों के विरोध की या इन दोनों बातों में जो विवाद पनप रहा है उसकी, तो गुप्ता जी ने कहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि ग्रामीण एरिया को डिस्टर्ब करके उनका विरोध मोल लेके नगर निगम बनाया जाए, क्योंकि नगर परिषद सोलन की जनसंख्या ही अब इतनी पर्याप्त है कि वो नगर निगम बनाए जाने के लिए पर्याप्त है। तो हम उम्मीद करेंगे और हमारा आइंदा भी यही प्रयास रहेगा कि हम गांव वालों की आवाज सरकार तक पहुंचा सके और सरकार का जो विचार है वो गांव तक पहुंचाया जा सके। इसी प्रयास के साथ लाइव टाइम्स टीवी हमेशा जनहित में कार्य करता रहेगा। ऐसी ही लाइव डिबेट हम 2-3 दिन के बाद फिर से आपके साथ करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है सोलन को नगर निगम बनाने की चुनौती के तहत। तब तक के लिए मुझे इजाजत। What a beautiful way to start early morning in Shimla. Shimla gets to experience 5 different seasons in a year. The historians have rightly said that each building in Shimla has a history to tell. As you can see, Barnes Court is a perfect example of an English country house. मुझे लगता है घर एक फीलिंग भी है, वो फीलिंग जो आपको अपनेपन का एहसास दिलाती है। किसी भी जगह को एक्सपीरियंस करने के लिए वहाँ के ट्रेडिशन में, वहाँ के रंग में ढलना बहुत जरूरी है। आज हम आपको ले चलेंगे तंत्र बुद्धिज्म की दुनिया में। पौराणिक कथाएं, परंपरा और संस्कृति का मेल है मेरा हिमाचल। If there are 81 temples in Kashi, there are 80 temples in Mandi. The land of God, the land of Shiva and much more. यहाँ के लोगों का भोलापन और मासूमियत, ये है देवभूमि हिमाचल।